नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल शहर से लगा हुआ ग्रामीण इलाका जो है वो कई तरह के खेती बाड़ी में जो प्रयोग हो रहे हैं उनसे लगातार अवगत हो रहा है और गांव के जो किसान हैं उनको भी नए नए प्रयोगों से सिखाने का एक उपक्रम यहां पर चल रहा है। आज हम एक ऐसे फार्म हाउस पर हैं जो कि भोपाल से बिल्कुल लगा हुआ ये इलाका है, लेकिन यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ का जो एम्बियंस है, उसको देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि आप शहर से बहुत नज़दीक हैं। शहर का शोरगुल और वहाँ की जो भी परेशानियों भरी ज़िंदगी है उन सब से दूर यहाँ इस गांव में एक परिवार है, एक दंपति हैं जिन्होंने गांव को संवारने का एक जिम्मा उठाया है और पिछले कई सालों से वो लगे हुए हैं कि गांव की जो गांवदारी है, जो गांव की अपनी संस्था, जो गांव के अपने कल्चर है, संस्कार हैं, उनको कैसे बचाया जाए, खेतीबाड़ी को कैसे मुनाफे का सौदा बनाया जाए। तो आइए आज हम इसी परिवार के साथ हैं, मिलते हैं, इनसे बात करते हैं और इनके अनुभव जानते हैं, क्या कुछ काम कर रहे हैं, कितनी परेशानियां आ रही हैं और कहां तक अभी पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान तक में। नमस्कार। क्या नाम है और कौन सा गांव है ये? मेरा नाम भावना सिंह है और अभी आप कजलास गांव में हैं। ये भोपाल ज़िले में ही आता है। कब से आप लोग यहाँ पर आए और आने की जो कहानी है संक्षेप में थोड़ा सा बताएं, क्यों गांव आना हुआ शहर छोड़कर? जी, हम लोग पिछले 8-10 सालों से यहीं रह रहे हैं। पूरे परिवार के साथ यहीं रह रहे हैं और आने का कारण हम लोगों ने कुछ ज़मीन यहाँ पे हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए ली थी। तो हम जब भी आते थे तो हम देखते थे कि सड़क किनारे बहुत सारे लोग शौच के लिए बाहर ही बैठे रहते थे। तो उस वक्त ये विचार आया कि हमको गांव के लिए कुछ करना चाहिए और पहले फ़ेज़ में हम लोगों ने कुछ बाथरूम्स, टॉयलेट्स हम लोगों ने निर्माण करवाया। मैंने सफाई से सिलसिला शुरू हुआ। सफाई से सिलसिला शुरू हुआ और जब लगातार यहाँ आ रहे थे उस प्रोजेक्ट के लिए तो ये लगा कि जब हम आ ही रहे हैं तो यहाँ रहना क्यों नहीं शुरू करें। तो 2016 से हम लोग निरंतर यहीं पे रह रहे हैं। जी, हमारे साथ भावना जी के पति भी हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है किसान तक में। नमस्कार, मेरा नाम परीक्षित सिंह है और जैसा मैडम ने बताया हम लोग काफ़ी करीब 10 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गांव विकसित हों। अभी इसी कड़ी में हमने ग्राम स्टे करके एक संस्था बनाई है जिसका मकसद है भारतवर्ष के गांवों को शहरों से जोड़ना। बहुत सारे लोग गांव आना चाहते हैं लेकिन हर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है। तो मैं बहुत समय से सोच रहा था कि कुछ हम क्या करें कि लोग यहाँ आकर के रुकना चालू करें। तो विभिन्न राज्य सरकारों ने टूरिज़्म की योजनाएं निकाली हैं, उसी के तहत हम लोगों ने अपना ये खुद का प्रोजेक्ट शुरू किया है ग्राम स्टे। इसके पीछे की सोच ये है कि जब भी लोग गांव में आएँ तो उनको रुकने के लिए एक साफ़ सुथरा कमरा मिले, उसके साथ में एक साफ़ सुथरा टॉयलेट हो, किचन हो। तो हमने एक ग्राम रसोई की भी कल्पना इसके साथ ली है। और जैसा आप चारों तरफ देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ जैविक दलहन, जैविक अनाज का उत्पादन कर रहे हैं और जैविक सब्जियां लगा रहे हैं। तो शहर के लोगों को उचित दामों में सब्जियां उपलब्ध होती नहीं हैं, दलहन उपलब्ध होता नहीं है। तो जब यहाँ रुकते हैं वो आकर के एक रात के लिए, 2 रात के लिए, जैसा जिसकी सुविधा हो तो वो अपने यहाँ से खरीद के भी ले जाते हैं। जी, मैं बीच में टोकूंगा। ये जो पूरा कंसेप्ट है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ? माने आपकी बैकग्राउंड क्या, कभी आपने इस क्षेत्र में काम किया खेतीबाड़ी को लेकर, या आपका कोई और फील्ड था जबकि आपने उसको छोड़कर फिर इधर की तरफ आए? वो क्या बैकग्राउंड है? मैं जीवन के 25 साल तो शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ और मैं कुछ समय सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक रहा और उसके बाद फिर मैं अपना खुद का एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन द क्लिक बहुत लंबे समय तक चलाया और मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमने उसको रन किया। 2006-07 में जब वॉलमार्ट और रिलायंस लॉन्च हो रहे थे तो मन में एक इच्छा थी कि हम गाँव से जुड़ें किसी तरीके से। तो हमने एक लक्ष्य निर्धारित करके कुछ ज़मीनें, जैसे जहाँ आप खड़े हैं, ये ज़मीन ली उस सन में 2006-07 में, और राना ग्रीन्स, राना फार्म्स करके एक संस्था की स्थापना करी जो जैविक पद्धति पे किस तरह सब्जियां, दलहन, अनाज पैदा किया जाए और उसकी एक हमने चेन खड़ी करी। शायद ये वो दौर था जब हमारे यहाँ जैविक की कोई बात नहीं करता था, लोग जानते भी नहीं थे।
2006 और 7, क्योंकि 2014 में जब सरकार बदली, नई सरकार बनती है, तब जाके ये ऑर्गेनिक, जैविक और प्राकृतिक खेती की बात आती है। तो समय के पहले जब दुनिया ने ये बात जानी और समझी इसके इम्पोर्टेंस को, तो आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि हमें जैविक पर जाना चाहिए बजाय केमिकल के, जबकि आपके आसपास इस गांव में भी मुझे ऐसा लगता है कि सारे किसान केमिकल फार्मिंग ही कर रहे होंगे। तो 7 से लेके जो सिलसिला शुरू हुआ और आज हम 2024 में जब ये बात कर रहे हैं, तो कितना कुछ बदलाव आपको महसूस हो रहा है? क्या ये मैसेज कन्वे हो रहा है गाँव के और लोगों में भी जैविक को लेकर? हाँ, निश्चित तौर पे अगर आप बात करें पिछले 10 सालों में जैविक को लेकर के लोगों में एक जागरूकता आई है, मैं कहूँगा, लेकिन जितनी आनी चाहिए वो उस मात्रा में नहीं आई है। लेकिन जब हमने शुरू किया था तो तब हमें तो सोच ये आया कि जैविक मिल नहीं रहा, उपलब्ध ही नहीं हो रहा है, तो हम ही क्यों ना शुरू करें। तो हम शुरू करें। उसके साथ साथ 800 किसानों को हमने अपने साथ जोड़ा, उनको मोटिवेट किया। उसमें से कई किसानों ने जैविक में अपने आप को तब्दील किया। हमारे कई किसान हैं आज की तारीख में सर्टिफाइड जैविक खेती कर रहे हैं। और पिछले 10 सालों में एक बात निश्चित तौर पे कहूँगा कि जो जैविक की जागरूकता है वो हुई है, लेकिन अभी भी जैविक की उपलब्धता मार्केट को नहीं हो पा रही है, और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और यही कारण है कि इस बार ग्राम स्टे के माध्यम से हमने जैविक उत्पादों को उपलब्ध कराना राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया है। और इसमें हम चाहे वो हमारा पहला जैविक सर्टिफाइड राज्य हो सिक्किम, चाहे मणिपुर हो, चाहे हमारा आंध्रा हो, तेलंगाना हो, चारों दिशाओं में हम जा रहे हैं और हम किसानों को चिन्हित कर रहे हैं और उन्हीं के यहाँ हम रुकने की व्यवस्था भी बना रहे हैं कि लोग जाएं। वो पर्यटन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, जैविक खेती के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और हम एक और काम कर रहे हैं, पिछले 2007-8 से ही कर रहे हैं। हमने एक युवा फाउंडेशन करके युवा NGO हम संचालित करते हैं, जिसमें हम सरकार से कुछ नहीं लेते हैं, हम पति पत्नी दोनों मिलकर के वो सालों से चला रहे हैं। और उसका ध्येय है कि गांव के लोगों को कृषि के अलावा एक इनकम देना, ऑल्टरनेट इनकम का देना। और उसमें हम महिलाओं के कारखाने चला रहे हैं, जिसमें हम सिलाई कारखाना है, लिफाफा कारखाना है, दोना पत्तल कारखाना है। ऐसी भी कोशिश कर रहे हैं कि गांव के जो उत्पाद हैं या गांव के देसी कुम्हार हैं, कोरोना के बाद से जागरूकता आई है, तो अभी आप देख रहे हैं चाय पीने के लिए डबूलों का चलन वापस शुरू हो गया है। तो हमारे यहाँ का एक किसान है जो हमारी गौशाला से ही तमाम चीज़ें लेके जाता है और वो डबूले और तमाम प्रकार के उत्पाद बना रहा है। तो हम ऐसे लोगों को भी अपने साथ राष्ट्रीय स्तर पर लेके जा रहे हैं और जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। मैम, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से सर ने बताया कि जैविक खेती से अब ग्राम स्टे यानी एक पर्यटन से जोड़ने का एक ये प्रकल्प है। लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ग्राम स्टे लोगों को एक सुविधा देगा, लेकिन साथ ही साथ जो भी आएगा वो जैविक के लिए जागरूक होके जाएगा। ये जो कंसेप्ट है अपने आप में एक नया कंसेप्ट है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भी यहाँ आएगा ग्राम स्टे में रुकने के लिए या किसी भी पर्पस से आएगा, क्या उसको यहाँ खेती सीखने के लिए और जैविक कैसे होता है उसका भी कोई स्कोप रखा है आपने, और क्या उसकी प्लानिंग क्या है इसकी? जी, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो आप बोलते हैं कि आप जो देखेंगे वो देख के समझ के कर पाएंगे, ये इसका एक बहुत बड़ा बिंदु है। आप 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए अगर आके ग्राम स्टे में रुकते हैं, तो जब आप देखेंगे अपनी आंखों के सामने कि मिट्टी में खेती हो रही है, बीज बोए जा रहे हैं या सब्जियां टूट रही हैं, तो आप खेत में जाकर आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा उसका बैकएंड का पॉइंट है। जी, तो अभी अगर हम कहें कि आपके इस फार्म में इसका कितना एरिया है, कितना रकबा है, और इसमें अभी क्या क्या उपज के तौर पर जो कि जैविक, चूँकि पूरी तरह से आप जैविक कर रहे हैं, क्या क्या वो प्रोडक्ट हैं जो आप लोगों के यहाँ से उपजाए जा रहे हैं और जिनको भविष्य में लोग सीख सकेंगे फिर?
जैसे आप इस रकबे की बात करें तो ये 6.5 एकड़ का रकबा है और यहाँ पे धान होती है। बारिश में हम लोग ने इस बार धान लगाई थी। इसके अलावा गेहूँ लगाए हैं और अभी भिंडी, करेला, लौकी, गिलकी, टमाटर, ये सब्जियाँ जो सीजनल सब्जियाँ हैं इसका भी हम लोग उत्पादन करते हैं। यानी पारंपरिक जो गेहूं और धान की खेती है उसके जी। साथ साथ हॉर्टिकल्चर, सब्जी भी, जी, फल जी। भी, ये सारी चीज़ें आप लोग कर। जी। पशुपालन का क्या स्कोप है यहाँ पर? पशुपालन हमारे यहाँ पे गाय भी हैं और गीर गाय हैं, अधिकतर गीर गाय हैं। तो आप आएंगे तो आपको गीर गाय देखने का आनंद आएगा। इसके अलावा हमारे पास घोड़ा भी है एक, तो आप हॉर्स राइडिंग और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। यानी टूरिस्ट के लिए एक्टिविटीज़ का स्कोप जी, है। जी। एक टेक्नोलॉजी को लेकर, साथ में लेकर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, जैसे कि आपका ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये मुझे थोड़ा सा नया लग रहा है, क्योंकि ग्राम स्टे या विलेज टूरिज़्म, होम स्टे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पूरे देश भर में। लोग अपने फार्म को इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं कि लोग टूरिस्ट के तौर पर उनके यहाँ आएँ और वो एक आय का अतिरिक्त जरिया बने किसानों के लिए। सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है, लेकिन आपने एक जो इसको एक प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप कर रहे हैं कि बहुत सारे होम स्टे या ग्राम स्टे तरह की जो चीज़ें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। ये क्या कंसेप्ट है और इसके पीछे की क्या कहानी है? पिछले कई वर्षों से हम सोचते आए कि जो कार्य हम यहाँ कर रहे हैं, एक पंचायत या 4-5 पंचायत के साथ, इसको हम राष्ट्रीय स्तर पे कैसे करें। तो ग्राम स्टे की जो परिकल्पना है उसमें हम सीधे तौर पे हमारे हिंदुस्तान में आप सभी को विदित है लगभग 6,38,000 गांव हैं और मध्य प्रदेश में 55,454 गांव लगभग हैं। पर इतने गांव से आप जुड़िएगा कैसे? तो हमारा पहला लक्ष्य है कि कम से कम भारतवर्ष के 1% गांव तक हमारा रीच बने। तो उसके लिए ग्राम स्टे करके एक सर्च इंजन हम बना रहे हैं। जिनको भी गांव में जाके रुकना है वो हमारे सर्च इंजन पे आइए। जब तक वो हमारा gramstay.com के नाम से रजिस्टर्ड हमारी इंजन है वो तैयार हो रहा है, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में अभी लगभग 112 जगह को चिन्हित करके अपने साथ जोड़ चुके हैं और ये जगह गाँव में ही हैं। ये जिसको सारी 112 जगह जो है वो एमपी में है या पूरे भारतवर्ष में है? और लेकिन अभी हमारा फोकस एमपी पर ज़्यादा है, लेकिन हम मुझे कहते खुशी है पहले कि चरण में एमपी पे ज़्यादा। यस, और लेकिन हमें कहते खुशी है कि हमको 12 राज्यों से अलग अलग किसानों के, अलग अलग लोगों के जिनके पास में अपनी ज़मीनें हैं, हमको रिस्पॉन्सेज मिले हैं, तो हम उनके साथ में जुड़ गए हैं। अब इसमें और टेक्नोलॉजी से जोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाला समय ही टेक्नोलॉजी का है। तो अगर आपको समय के साथ या समय के आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी ही एक, मुझको लगता है, अच्छा एक tool है माध्यम है। उसका। जी। इसमें जैसे वक्त बीतेगा आप देखेंगे कि लोग गांव से जब उपलब्धता होगी रहने के लिए, छुट्टी मनाने जाते ही हैं, तो वो क्यों ना गांव आएँ, अपने बच्चों को बताएं किस तरह से खेती होती है, किस तरीके से दूध निकलता है, किस तरीके से अन्य चीज़ें गांव की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो हमारा एक बड़ा मकसद है और gramstay.com हमारा एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें हम चाहते हैं कि भारतवर्ष के अधिक से अधिक गांवों को हम अपने साथ जोड़ें, शहर के लोगों के लिए उपलब्ध कराएं। जी। हम जिस तरह से तमाम इलाकों में जाते हैं, गाँव में किसानों से बात करते हैं, जैविक की जो बात हो रही है उसमें मार्केट एक बड़ा चैलेंज है। सरकार भी इस चीज़ को महसूस कर रही है। इस चैलेंज को कैसे आप लोगों ने इसका जो है समाधान निकाला और आपका अपना जो जैविक प्रोडक्ट है उसको आप कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, क्या तरीका है उसका? 15 साल हमें लगे हैं इसकी मार्केटिंग समझने में, इसको डेवलप करने में। अब मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि सिर्फ 1 रुपया ज़्यादा लीजिए। ज़्यादातर कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, राष्ट्रीय कंपनीज जो है, गलतियाँ ये की कि जैविक का दाम बहुत ज़्यादा रखा। हमने शुरू से राणा ग्रीन्स में 1 रुपया सिर्फ जैविक का ज़्यादा रखा, क्योंकि जैविक में निश्चित तौर पे शुरुआती 3 सालों में नुकसान होता है किसान को। तो अब जो एक बात निश्चित है कि लोग कोरोना के बाद से जैविक ज़्यादा खाना चाहते हैं, जैविक ज़्यादा शुद्ध भोजन खाना चाहते हैं। तो उसके लिए जैविक की उपलब्धता अगर रेट उचित होंगे तो बहुत आसानी से होगी और मार्केट इसका पूरा भारतवर्ष है, पूरा विश्व है, अगर हम ठीक से उसको
मार्केट कर पाते हैं और सबसे बड़ी बात है जैविक उत्पादों की उपलब्धता दे पाते हैं। इसमें दो एंड होते हैं किसी भी चेन को, आप देखिए सप्लाई चेन को, तो एक होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। तो आप कि अगर डिमांड है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई है तो डिमांड नहीं है। तो जैविक में अभी तक यही होता रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, भारत सरकार है, उसकी एक दृढ़ इच्छा की भी कमी थोड़ी रही है, मेरा मानना है। जब तक कि हम एक दृढ़ इच्छा नहीं रखेंगे कि 100% जैविक पर आना चाहते हैं, और हम अपनी संस्था के माध्यम से पूरी तरह संकल्पित हैं कि हम 100% जैविक को प्रमोट करें, लेकिन उचित दामों में, तो इसका निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट की कमी इसमें नहीं होने वाली और इससे उपभोक्ताओं को भी लाभ है। इससे मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि जैविक की बाज़ार में मांग और आपूर्ति का जो संतुलन है, जो बात सर ने कही है, किसानों में इसका जो संतुलन बनाने का एक उद्देश्य लेकर आप लोग चल रहे हैं कि किसान भी इस चीज़ को समझें, इसके महत्व को, जैसे आप लोगों ने समय से पहले ही समझ लिया और उसको अब इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। आसपास के जो गांव हैं या इसी गांव के जो किसान हैं, आप लोगों के इस कंसेप्ट को, इस बात को पिछले 15 सालों में कितना समझ पाए हैं? हाँ, समझने में थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर हुई, क्योंकि कई बार आसान चीज़ को समझाना भी मुश्किल होता है। ये बहुत कठिन चीज़ नहीं थी कि ऑर्गेनिक करना है, क्योंकि पुरातन समय में तो ऑर्गेनिक ही होता था। पेस्टिसाइड्स और जितने भी दवाइयाँ आई हैं तो बाद में आनी शुरू हुई है। तो धीरे धीरे ही सही, पर लोगों को समझ में आ रहा है। हमारे आसपास के जो किसान हैं वो भी धीरे धीरे अब परिवर्तन के राह पे चल पड़े हैं। वो लोग भी जैविक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो जब देखते हैं हमारे यहाँ की सब्ज़ी या हमारे यहाँ का अनाज, वो देखते हैं अपने अनाज के साथ में, जब वो कंपेयर करते हैं तो उनको यकीनन समझ में आता है कि दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। हमारी सब्जियों में कहीं कोई कीड़ा लगा होगा, पर वो ये दिखाता है कि वो ऑर्गेनिक है, और कीड़ा आके बैठा ही इसलिए है क्योंकि उस पर पेस्टिसाइड नहीं डला है। और खाने के स्वाद में, बनाने के समय में और गुणवत्ता में ऑर्गेनिक का कोई मुकाबला नहीं है। जी। एक आखिरी सवाल, क्या भविष्य देखते हैं खेती का? उज्जवल भविष्य है। आप शुरू से सुनते आए होंगे, हम सभी सुनते आए हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो निश्चित तौर पे खेती हमारे लिए एक अहम हिस्सा रही है। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, जो हमारा युवा वर्ग है, ख़ास तौर से अभी आजकल सुनते होंगे आप, अक्सर हेडलाइंस होता है कि IIT या IIM से MBA करने के बाद छोड़ छाड़ के खेती कर रहे हैं, तो उसको मैं एक बहुत सकारात्मक तौर पे देखता हूँ। लेकिन जो बच्चे ITI कर रहे हैं, जो बच्चे किसान के बच्चे हैं, अगर वो भी अपनी खेत को महत्वता देने लगे हैं। दुर्भाग्य की बात यह होती है कि किसान के बच्चे शहर में नौकरी ढूंढने जाते हैं। हम उनको कह रहे हैं अगर आप 2.5 एकड़ के भी मालिक हैं, 1 हेक्टेयर के भी मालिक हैं, तो आपके पास खजाना है। और जो आपने जैविक खेती की बात कही, तो मैं कहूँ कि 1984 स्वामीनाथन साहब की जो रिपोर्ट आई, और तब से ही ये DAP, यूरिया और ये सब लागू हुआ। उसके पहले तो हम जैविक ही करते आ रहे थे, परंपरागत खेती करते आ रहे थे। तो अभी जो युवा वर्ग है, जो हमारे साथ नए किसान जुड़ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो चाहे वो ग्राम पर्यटन की बात हो, चाहे जैविक खेती की बात हो, चाहे गांव में काम धंधे लगाने की बात हो, हम लोग गांव में जगह जगह लाइब्रेरी भी बना रहे हैं, क्योंकि गाँव में पठन पाठन की एक माहौल दुर्भाग्यवश अभी भी नहीं है। तो हम लोगों की एक कोशिश होती है अपनी युवा संस्था के माध्यम से कि हम लाइब्रेरी बनाएं, तो उसमें युवा वर्ग का एक हमको बहुत अच्छा प्रोत्साहन और बहुत अच्छा टीम मिल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा भविष्य नज़र आता है ग्राम का, गाँव का, भारत के गाँव का। बिल्कुल, जिस तरह से कहते हैं कि भारत गाँव का देश है, कृषि प्रधान देश है, ये बात कहते हुए बहुत अच्छी लगती है और सुनने में भी अच्छी लगती है। लेकिन जब इस तरह के लोगों को देखते हैं जो शहर की जिसको कहते हैं आरामदायक ज़िंदगी छोड़कर गांव की तरफ आते हैं, उनको देखकर लगने लगता है कि गांव
और शहर जो है उनके बीच की खाई जल्द ही पटेगी और गांव जो कृषि प्रधानता की बात कही जाती है वो सही मायने में ज़मीन पर उतरती हुई दिखाई देती है। भोपाल से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।